प्रार्थना। ओम शंगचद्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। परमपिता परमेश्वर की कृपा को अनुभव करते हुए, समस्त गुरु सत्ता को नमन करते हुए, आज की इस योग कक्षा में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आदरणीय मेहता जी, शंकर सिंह अधिकारी जी सहित आप सभी जिलों के जो टीम प्रमुख हैं, सभी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आज की जो मुख्य अतिथि हैं पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी पतंजलि योग पीठ से जुड़ने वाले हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। उससे पहले हम योगाभ्यास कर लेते हैं। चूंकि एक दो लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था, अपनी कुछ समस्या बताई थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके लिए योगाभ्यास भी बताएंगे आज, क्योंकि कल परसों हम प्रोटोकॉल का अभ्यास कर चुके हैं। इसलिए आज आदरणीय मेहता जी का सुझाव था कि आज प्रोटोकॉल के अतिरिक्त और कुछ कराइएगा। तो आज के इस योगाभ्यास में हम कुछ नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए, कुछ आसन प्राणायाम आदि, उसका अभ्यास हम करेंगे। और उसके साथ साथ एक अपना जो स्वस्थ दिनचर्या होती है, हम क्या अभ्यास हमने करना चाहिए। अभी जो समस्याएं आपने बताई हैं उसमें प्रमुख रूप से दर्द वाली है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द आदि ऐसी समस्या एक दो लोगों ने बताई है। तो उससे संबंधित आसन भी बता देंगे, बाकी सब कुछ कराएंगे। बीच बीच में आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, अपने मतलब का जो है उसको कर लेना चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह। अब आप बताइए कि पूरा आ रहा है या वीडियो मेरा सिर से ऊपर तक या नहीं आ रहा है? जी सर, परफेक्ट। ठीक है, चलिए दोनों पैरों को पास में लेके आए, दोनों हाथों को ऐसे इस तरीके से रखें कमर में। सूक्ष्म व्यायाम जो चालन क्रियाएं हैं, इनसे हमारा शरीर तैयार हो जाता है योगासनों के लिए। अब पहले हम करेंगे गर्दन के अभ्यास। श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकाएं, ठोड़ी को अपने चेस्ट में टच करने का प्रयास करें। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे, और फिर श्वास बाहर आगे। फिर से एक बार श्वास भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। एक बार और, श्वास अंदर। शरीर स्थिर रहेगा, केवल हमने सिर को आगे पीछे करना है ताकि गर्दन की मांसपेशियों का खिंचाव हो, अभ्यास हो। दूसरा अभ्यास, श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने राइट साइड दाहिने कंधे की ओर सिर को झुकाएं। प्रयास करेंगे कि कान कंधे के नजदीक चला जाए। श्वास अंदर भरेंगे बीच में, बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, फिर से बीच में आए और राइट, बीच में लेफ्ट, फिर से एक बार, रिलैक्स। गर्दन का तीसरा अभ्यास है दाएं बाएं गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास अंदर, बाहर छोड़ते हुए श्वास अपनी राइट साइड देखें पीछे, थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सामने राइट साइड, फिर से रिलैक्स। चौथा अभ्यास गर्दन का नेक रोटेशन, चारों ओर घुमाना है गर्दन को। श्वास बाहर आगे झुकाएं
और अंदर भरते हुए अपनी दाहिनी ओर से धीरे धीरे पीछे और श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे। और एक बार और 3-3 बार दोनों साइड कर लेते हैं। और फिर दूसरी ओर से सहजता से घुमाएं, झटका नहीं देना है, बहुत आराम आराम से घुमाएंगे। रिलैक्स। गर्दन के अभ्यास के बाद हम कंधों का अभ्यास करेंगे। प्रोटोकॉल में जो 2 अभ्यास है उनका अभ्यास कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेली बाहर की ओर रहेंगी, खींचेंगे, कंधों में खिंचाव आना चाहिए, स्कंध खिंचाव। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लाएं, फिर से श्वास अंदर भरते हुए उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर, खिंचाव दें कंधों में, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आए, फिर से एक बार। रिलैक्स। अगला अभ्यास कंधों स्कंध चक्र, कंधों को घुमाने का अभ्यास। दोनों हाथों को रखें ऐसे, कोहनियां मिलाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं, कोहनियां पूरा घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आए। दूसरी बार फिर से। अब दूसरी ओर से घुमाएं, पीछे से ले जाएं ऊपर की ओर, और आगे से श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर लेके आए। फिर से। रिलैक्स। कंधों का भी अभ्यास हो गया। अब हम अभ्यास करते हैं कमर के। कमर के प्रोटोकॉल में एक अभ्यास है घूमने वाला। अब हम इसके 4 अभ्यास करेंगे आज। ये हमने नियमित रूप से करने चाहिए। ये ध्यान दें, अपने शरीर का जरूर ध्यान देना है कि हमने किसको आगे झुकना है, नहीं झुकना है, कमर दर्द में आगे नहीं झुकना है। ऐसे पकड़ना है दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को, सीधे खड़े होंगे, श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ते हुए जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए ऐसे, श्वास अंदर भरते हुए इस तरीके से श्वास भर के पीछे, श्वास खाली करके आगे। कमर का अभ्यास हो रहा है। पहला अभ्यास कमर का। दूसरा अभ्यास कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम का। पैरों में थोड़ा सा फासला, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं, श्वास बाहर छोड़िए, दाएं बाएं झुकना है। देखिए कमर में खिंचाव होगा। जब इधर झुकेंगे तो यहां खिंचाव होगा, इधर झुकेंगे तो यहां होगा। कमर का अभ्यास होगा। तीसरा अभ्यास आगे पीछे वाला हो गया, दाएं बाएं भी हो गया। अब हम घूमने वाला अभ्यास जो है, जैसे श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ सामने लेके आए, बाहर छोड़ते हुए घूमना है कमर से। दाहिना जहां घूम रहे हैं वो हाथ को देखना है, दूसरी हथेली उस कंधे को टच करेगी इस तरीके से। रिलैक्स। तो कमर का अभ्यास हो गया। अब हम करेंगे घुटना चालन, घुटनों का अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हथेलियों को उठाएं, इस तरीके से जमीन के पैरेलल लेके आए, हथेलियां नीचे की ओर, श्वास खाली करते हुए बैठे। इतना नीचे आए कि आपके जो थाइज हैं वो जमीन के पैरेलल हो जाए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। रिलैक्स। घुटनों का भी अभ्यास हो गया। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे टखने के जो जॉइंट हैं इनके। एक पैर को ऐसे आगे निकालें
और घुमाते हैं इस तरीके से। जो आपका एंकल जॉइंट है इसको घुमाना है, और फिर दूसरी ओर से भी घुमा दें, दोनों ओर से, और ऐसे ऊपर नीचे दबा दें। तो जो टखने वाला जोड़ है इसका अभ्यास। ऐसे ही दूसरे पैर से ऊपर नीचे दबाएं और घुमा दें, पहले एक ओर से फिर दूसरी ओर से। रिलैक्स। उसके बाद हम ऐसे खड़े होकर के पैरों को पास में लेके आए, पंजों को श्वास भरिए और अंदर पंजों के बल ऊपर उठिए। आपके पैरों की उंगलियों के पास दबाव आएगा, यहां की मांसपेशियां भी एक्टिव होंगी इस तरीके से। और फिर हल्का हल्का, यदि आपके कमर दर्द नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है तो हल्का हल्का ऐसे जंप कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे जंप कर लेंगे। और अंत में हम जो उछल सकते हैं, स्वस्थ हैं, वो पूरा करेंगे। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं इस तरीके से। इतना तो हर कोई कर सकता है ये, लेकिन जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो लोग इस तरीके से। और फिर ऐसे ये कमर का लास्ट में फिर अभ्यास हो जाएगा। रिलैक्स। तो ये अब शरीर हमारा तैयार हो गया आसनों के लिए। अब हम अभ्यास करेंगे। यद्यपि प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें नहीं दी गई हैं, प्रोटोकॉल एक नए लोगों के लिए है, जो नए नए योगाभ्यास करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि सबको सिखाना है, सबको कराना है, तो ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि सब लोग उसे कर सकें। लेकिन आप में से मैं 90% के, मैं सोचता हूँ 100% लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से थोड़ा बहुत अवश्य करते हैं योगाभ्यास। इसलिए हम आज अभ्यास करेंगे, सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करेंगे। अभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास, उसमें छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं, ध्यान देंगे कैसे करना है और वैसे ही करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है सूर्य नमस्कार। यदि हमें कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है तो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर हम 10-11 बार कर लेते हैं तो पूर्ण व्यायाम शरीर का हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों पैरों को पास में लेके आए, पंजों में और एड़ियों में बराबर गैप रहना चाहिए, लगभग 1 इंच का गैप रखिए इस तरीके से, ऐसे। ये पहला पोज, 12 पोज है सूर्य नमस्कार के। पहला है श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं, मिलाते हुए प्रणाम आसन की स्थिति में। ये पहला पोज है और मंत्र है ओम मित्राय नमः। 2, श्वास अंदर, ऊपर झुकेंगे पीछे, हस्त उत्तान आसन, ओम रवये नमः। 3, श्वास बाहर। अब कुछ लोग इतना झुक पाएंगे, जितना जिससे होता है उतना करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। और जो और झुक सकते हैं, दोनों हथेलियों को दोनों पंजों के पास इस तरीके से रखें और श्वास बाहर छोड़ करके घुटनों के नीचे माथा लगाने का प्रयास करें ऐसे। 3, ओम सूर्याय नमः। 4, अश्वसंचलनासन, बायां पैर पीछे, इस पैर को सीधे रखना है, कमर को दबाना है और ऊपर देखना है ऐसे। श्वास अंदर भरेंगे, ओम भानवे नमः, इसका मंत्र है। 5, दूसरा पैर भी पीछे, हाथ दोनों हथेलियां अपने स्थान पर, श्वास बाहर छोड़ेंगे और शरीर को पीछे धकेलें। प्रयास करें कि एड़ियां जमीन को छूने लगे, पूरे पैरों में भी खिंचाव आना चाहिए। ओम खगाय नमः। 6, हाथ पैर अपनी जगह रहेंगे, घुटने, सीना, थोड़ी टच करें जमीन पर। अष्टांग नमस्कार आसन, ओम पूषणे नमः। 7, भुजंगासन, श्वास अंदर, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। 8,
फिर से पांचवा वाली पोजीशन है, पांचवा आठवां एक सही है, पर्वतासन, श्वास बाहर, ओम मरीचये नमः। 9, बायां पैर बाएं हथेली के पास में आ गया, जो पैर गया था उसी पैर को लेके आना है आगे, दूसरा पैर सीधा रहेगा, कमर दबाए ऊपर देखें, ओम आदित्याय नमः। 10, पादहस्तासन, श्वास बाहर, ओम सवित्रे नमः। 11, श्वास अंदर भरते हुए झुका पीछे, ओम अर्काय नमः। 12, श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रणाम आसन में, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। यह है सूर्य नमस्कार, ये जरूर करना चाहिए, हमने 1-2 बार और कर लेते हैं। अब यहां पर आ रहा पूरा, है? चलिए। 1, प्रणामासन, सामान्य श्वास। 2, श्वास अंदर भरते हुए हस्त उत्तानासन, श्वास अंदर। 3, श्वास बाहर, पादहस्तासन। 4, श्वास अंदर, अश्वसंचलनासन। 5, श्वास बाहर, पर्वतासन। 6, श्वास बाहर ही रहेगा, फिर सामान्य श्वास, अष्टांग नमस्कार आसन। पेट को, थाइज को जमीन पर नहीं छूना है, 8 अंग टच कर रहे हैं जमीन पर। 7, श्वास अंदर, भुजंगासन। 8, श्वास बाहर, पर्वतासन। 9, श्वास अंदर भरते हुए अश्वसंचलन आसन। 10, श्वास बाहर छोड़ते हुए पादहस्तासन। 11, श्वास अंदर, हस्त उत्तानासन। 12, श्वास बाहर, प्रणाम आसन। रिलैक्स। जब हम अभ्यास कर रहे हैं, 2 चीजों का विशेष ध्यान देना है। एक तो उस जिस किसी पोज में हम जा रहे हैं उसका कुछ विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है, खिंचाव आ रहा है, वहां पर अपना ध्यान देना है। और दूसरा, श्वास का ध्यान देना है, श्वास अंदर है कि बाहर है, उस पर विशेष ध्यान देना है। कब श्वास को भीतर रखना है, कब श्वास को बाहर छोड़ना है, और उस पर ध्यान भी देना है कि श्वास अंदर है या बाहर है। चलिए फिर से एक बार, तीसरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। एक बार और मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। इस प्रकार से हमने अपने अपनी क्षमता के अनुसार, कुछ लोग 5 बार कर सकते हैं, कुछ समय हमने धीरे धीरे एक एक आसन में रुकना, ठहरना, महसूस करना उसके खिंचाव को, श्वासों की गति पर ध्यान देना है। और उसके बाद अगर हमारे अंदर क्षमता है तो अगर हम तेजी से कुछ समय कर लेते हैं सूर्य नमस्कार, तो पूरे शरीर का अच्छे से व्यायाम हो जाता है। सर्वांगीण व्यायाम है सूर्य नमस्कार। चलिए कुछ आसनों का, विशेष आसनों का अभ्यास करते हैं। पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पंजों को पास में लेके आए और इस तरीके से उंगलियों को आपस में फंसाएं, सामने करें, ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास अंदर भरते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। और अब रुकना है। आसन में स्थिरता होनी चाहिए।
रुके, श्वास अंदर भर करके जितनी देर रुक सकते हैं रुके, फिर श्वास चलने दें सामान्य, और पूरे शरीर में पैर के पंजों से लेकर के ऊपर हाथ की उंगलियों तक खिंचाव को महसूस करें। ताड़ासन। रिलैक्स, नीचे आए। आसन में देखिए, शुरू शुरू में तो हम कम रुक पाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है रुकने की क्षमता बढ़ेगी, और कम से कम जब हम 2 मिनट तक रुकना सीख लेंगे आसन में, तब आप देखेंगे उस आसन के अद्भुत लाभ मिलेंगे। हम करते नहीं अधिक देर तक। अब योगाभ्यास भी हम जैसे अभी मैं करा रहा हूं, तो अभी हम ज्यादा नहीं करा सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ कराना है। इसलिए हम कुछ अपने शरीर के लिए जो अनुकूल आसन है उनका चयन करें, और एक एक आसन को समय दें। एक आसन को मैं बता रहा हूं आपको, एक आसन को 5 मिनट का समय देना सीखें। एक बार में आप 1 मिनट रुकते हैं तो 5 बार करें, तो 5 मिनट एक आसन को देना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसके बहुत सारे लाभ आपको मिलने लगेंगे। विधिवत करना है, पूरा समय देना है, पूरे समर्पण के साथ करना है। अगला दूसरा आसन हम करेंगे, दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके खींचा ऊपर की ओर ऐसे, श्वास अंदर भरा, ऊपर खींचा शरीर को, श्वास बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर झुकेंगे ऐसे, कमर से झुकना है यूं, तिर्यक ताड़ासन। ऐसी स्थिति में आप आएंगे तो देखिए, महसूस कर पाएंगे आप, पूरा खिंचाव होगा, पैर से लेकर के कमर ऊपर कंधों तक, हाथ तक पूरा खिंचाव होगा एक साइड में, तो साइड का फैट भी कम होगा, कमर के लिए अच्छा, पाचन संस्थान के लिए अच्छा। रुके इसी स्थिति में, तिर्यक ताड़ासन। वापस अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रुके। अभी मैं कम रुक रहा हूं, फिर भी 20-30 सेकंड अभी करवा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करता है तो देर तक रुकना सीखें। और फिर दूसरी ओर से करेंगे इस अभ्यास को, श्वास अंदर भरते हुए खींचे ऊपर, श्वास बाहर, झुक जाए अपनी लेफ्ट साइड ऐसे, पैर स्थिर रहेंगे अपनी जगह, केवल कमर से झुकना है, और देखें दोनों बाहें कानों को छूते हुए एकदम ऊपर की ओर हैं, बाहें कानों को छूते हुए, पूरे कमर में साइड में खिंचाव आना चाहिए। रुकने का अभ्यास करें इस स्थिति में, अंतिम स्थिति में श्वास को अब नॉर्मल चलने दें और रुके रहें, खिंचाव को महसूस करते रहें। लेफ्ट साइड बेंडिंग। रिलैक्स। देखिए, जो जितने भी हम आसन करें, 5 प्रकार के आसनों का हमने चयन करना चाहिए। कुछ आसन होते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग वाले, जैसे हमने पाद हस्तासन किया, सूर्य नमस्कार का तीसरा पोज, और भी आगे झुकने वाले जो आसन होते हैं। लेकिन शरीर का सामर्थ्य देखना है, कमर दर्द है तो नहीं झुक पाएंगे, उसके देखते हुए आसन करना है। एक फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन, दूसरे बैकवर्ड बेंडिंग के आसन, पीछे झुकने वाले, तीसरा राइट साइड बेंडिंग और लेफ्ट साइड बेंडिंग, जैसे अभी हमने किया, ये 2 प्रकार के आसन। और उसके बाद स्पाइन को ट्विस्ट करने वाले आसन, जैसे अभी में खड़े खड़े हमने बैकवर्ड बेंडिंग भी कर लिया और फॉरवर्ड बेंडिंग भी हमने सूर्य नमस्कार का दूसरा पोज किया, लेकिन अभी और कर लेंगे हम अर्ध चक्रासन, कर ही लेते हैं। चलिए, दोनों कमर में हाथ रखें, श्वास अंदर भरिए और सिर करें पीछे, कमर से झुकें जितना झुक सकते हैं ऐसे। ये बैकवर्ड बेंडिंग का आसन हो गया, और ठहरे इसमें।
रिलैक्स, वापस आ जाए। अर्ध चक्रासन हो गया, बैकवर्ड बेंडिंग का पोज। अब रह गया दाएं बाएं, रीढ़ को दाएं बाएं मोड़ने वाला। ये बहुत जबरदस्त अभ्यास होता है। बहुत सारे बीमारियां हमारे, चाहे स्लिप डिस्क की समस्या हो, साइटिका पेन की समस्या हो, कमर में दर्द की समस्या हो, बहुत सारे रोग हमारे रीढ़ के गलत तरीके से रीढ़ को रखने से होते हैं। तो रीढ़ का हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं ठीक से। अगर हम अपने स्पाइन को, रीढ़ को इस तरीके से घुमाएं, मोड़ें, तो उससे हमारी जो वर्टिब्राज हैं वो खुल जाती है, अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, रक्त संचलन बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा अभ्यास भी अवश्य करना है जिसमें हमारा स्पाइन इस तरीके से घूम रहा हो। इसके लिए देखिए, ये जो अभ्यास, खड़े होकर जो हम अभ्यास कर रहे हैं अभी, देखिए, चाहे आप खड़े होके करें आसन, चाहे बैठ के करें, चाहे लेट के करें, हर कैसे ही भी आसन में ये 4-5 प्रकार के आसन सम्मिलित होने चाहिए, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग, स्पाइन को ट्विस्ट करने वाला और शरीर को ऊपर की ओर खींचने वाला, इतने अभ्यास हमारे होने चाहिए। हमने खड़े खड़े सब कर लिए हैं, खींचने वाला भी कर लिया है ताड़ासन में, दाएं बाएं झुकने वाला भी कर लिया है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर लिया है, बैकवर्ड बेंडिंग भी कर लिया है। अब हम करेंगे कमर से घूमने वाला, रीढ़ को घुमाने वाला। उसके लिए हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे उठाएं, बाएं हाथ दाहिने कंधे में रखें, दाएं हाथ को ऐसे कमर में ऐसे लपेट लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे घूमेंगे हम कमर से, और जितना घूम सकते हैं इतना घूमें। अब आप देखेंगे पूरा यहां रीढ़ आपका इस तरीके से घूम रहा है, कमर में खिंचाव आ रहा है। यह कमर के लिए सरल है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कमर के लिए और पाचन संस्थान के लिए बहुत जबरदस्त आसन है कटी चक्रासन। अवश्य करें। जिनको कमर दर्द की शिकायत हो, स्लिप डिस्क की समस्या हो, लेकिन शरीर की क्षमता के अनुसार करना है। बहुत अधिक, जितना आप रुक सकते हैं केवल उतना ही रुकें, जबरदस्ती भी नहीं करें, जितना घूम सकते हैं उतना घूमें। पैर स्थिर रहेंगे, कमर से घूमना है, और जितना घूम सकते हैं पीछे घूमने के बाद पीछे देखना है और रुकना है। अब श्वासों की गति को सामान्य चलने दें और रुके रहें इसी स्थिति में। रिलैक्स, सामने। ऐसे ही दूसरी ओर से करेंगे अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ कमर में, घूमिए पीछे, जितना घूम सकते हैं उतना पीछे घूम करके रुक जाए। कटी चक्रासन। रिलैक्स, वापस आ जाए। तो ये खड़े होके कुछ आसन हमने कर लिए। बहुत आसन है, आसनों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन इतने हम कर सकते हैं नियमित रूप से, जितने मैंने अभी किए, जिसमें हर तरीके का अभ्यास सम्मिलित है। अब हम बैठेंगे, कुछ आसन बैठे कर लेते हैं। और विशेष रूप से अभी आसन, कल एक दो बहनों ने स्लिप डिस्क, साइटिका, दर्द की समस्या बताई थी, उसके लिए विशेष आसन बताते हैं। ऐसे वज्रासन में बैठिए। और वज्रासन में बहुत लोग जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं बैठ पाते हैं। अगर घुटनों में भी दर्द है तो आप घुटने सीधे रख करके कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छा है रीढ़ के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, साइटिका पेन के लिए। ऊष्ट्रासन, अर्ध ऊष्ट्रासन। ऐसे घुटनों के बल खड़े होना है, दोनों हथेलियों को इस तरीके से रखें कमर में, और श्वास अंदर भरिए और धीरे धीरे झुकेंगे पीछे। ऐसे गर्दन को लगाना है पीछे, कमर से झुकना है, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही झुकना है। ऐसे रुकना है, फिर पीछे जितनी देर रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें। अर्ध ऊष्ट्रासन। और जिन लोगों में सामर्थ्य है
जो कर सकते हैं, कमर दर्द वाले नहीं कर पाएंगे, स्लिप डिस्क वालों को तो इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। बाकी लोग हाथों को यहां ले जाएं और ऐसे पूर्ण उत्तासन करना है। रिलैक्स, वापस आ जाए। बैठेंगे वज्रासन में, और जब बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो फिर थोड़ी देर फॉरवर्ड बेंडिंग भी करना जरूरी है। फैलाएंगे दोनों घुटनों को, दोनों हाथ ऐसे आगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे ले जाएं दोनों हथेलियां आगे, ठोड़ी को जमीन पर रखें, पीछे से उठना नहीं है, और श्वासों की गति सामान्य चलने दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। कुछ देर के लिए आंखें बंद करें और पूरा शरीर ढीला छोड़ें। पाचन संस्थान के लिए, कमर के को लचीला बनाने के लिए भी, और मानसिक शांति के लिए भी अच्छा आसन है शशकासन। रिलैक्स। रीढ़ के लिए, कमर के लिए एक और अच्छा आसन है मार्जरासन। आपने जानवरों को देखा होगा, मार्जरासन विशेष रूप से बिल्ली के नाम से आसन है। जानवर भी जब देर तक लेटे रहते हैं तो अपनी रीढ़ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जब उठते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए, इस तरीके से ऐसे रहना है। और ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास अंदर भरेंगे, कमर को दबाएंगे नीचे ऐसे, सीना आगे निकालेंगे और गर्दन ऊपर और ऊपर ऐसे देखना है। ये हिस्सा दब जाएगा, कमर वाला खिंचाव आएगा कमर में। श्वास अंदर भर के रुकिए थोड़ी देर, फिर सामान्य चलने दें श्वास को। कमर में खिंचाव होगा, महसूस करते रहें। और फिर श्वास बाहर छोड़ेंगे, गर्दन नीचे लेके आए, उठाएं कमर को ऊपर की ओर जितना उठा सकते हैं, पेट को भी ऊपर की ओर खींचना है, श्वास बाहर रोकना है, ऊपर की ओर खींच के रखिए। ये हिस्सा ऊपर हो जाएगा, ये ऐसे। श्वास बाहर छोड़ के रोकिए, फिर से श्वास अंदर भरे, दबाएं कमर को नीचे, सीधा निकालें बाहर, सिर को ऊपर और देखें ऊपर। श्वास बाहर, अंदर श्वास भरते हुए, दोनों वहां सीधी रहेंगी। देखिए, हाथों को मोड़ना नहीं है, केवल कमर दबाना है ऐसे, और ऊपर देखना है। इस अभ्यास को कर सकते हैं रीढ़ के लिए, कमर के लिए, और फिर रिलैक्स हो जाए, वापस आ जाएंगे ऐसे। तो अब क्योंकि समय को देखते हुए, समय भी देखना है, और मैं कुछ चीजें आपको आज बताने वाला हूं, कुछ सूत्र देने वाला हूं, मंत्र देने वाला हूं, जो हर किसी को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। जिसको आप पूछ सकते हैं कि क्या करें हम अपने जीवन में कि स्वस्थ बने रहें। ये सूत्र मैं आपको देने वाला हूं, नोट कर लीजिएगा और नियमित रूप से पालन कीजिएगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगेगा। लेट करके कुछ आसन करते हैं, देखिए। रीढ़ के लिए, कमर के लिए, चाहे स्लिप डिस्क हो या साइटिका पेन हो, उनके लिए भुजंगासन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं उठना है। वो लोग केवल इतना करें, देखिए, ऐसे रखें हाथों को, और कोहनी भी जमीन में टिकाए रखें, श्वास अंदर भरिए, धीरे धीरे उठिए ऊपर। अब आप ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएंगे क्योंकि कोहनियों को नहीं उठाना है। श्वास अंदर भर के रुकिए तो कुछ देर और ऐसे रुके रहें। ऐसे रुकने का जितनी देर आप रुक सकते हैं, जब तक आपका अधिक दर्द ना हो तब तक आप रुकें। और ये सरल भुजंगासन, इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। यह भी आपके साइटिका है, स्लिप डिस्क आदि की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। अब यहां हम कम करा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो अपने लिए आसन चयनित करने हैं उन पर अभ्यास करना है, बार बार करना है, रुकना है।
श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। और फिर दूसरा अभ्यास देखिए, शलभासन। जिन लोगों को कमर में दर्द नहीं है वो लोग तो दोनों पैरों को ऐसे सीधे उठाएं और रुकें, पीछे की ओर खींच करके रोकना है, ठोड़ी को जमीन पर टच करना है। और जिनको जिनको कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क साइटिका है, वो केवल एक पैर उठाएंगे, ऐसे पीछे की ओर खींच के रखेंगे, ऐसे ऐसे। आप देखिए, ये यहां से उठना है पैर, कूल्हे से, घुटना सीधा रहे और थाइज भी ऊपर उठनी है। ऐसे कई लोग ये ऐसे करते हैं, घुटना मोड़ लेते हैं, मोड़ना नहीं है। और यदि आप खुद नहीं कर पाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को जो आपके पैर को उठाए और पीछे की ओर खींच के रखे कुछ समय के लिए, और ऐसे रुकने का प्रयास करें। ये ऐसे रुकने का, देर तक रोकना है ऐसे। ये साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा आसन है, एक पाद शलभासन। केवल एक पैर को पीछे की ओर खींच के रुकना है ऐसे, फिर धीरे से नीचे रखिए और फिर ऐसे दूसरे पैर से करिए, खींचिए पीछे की ओर और रोकिए ऐसे। और जिनको ऐसी दर्द की समस्या नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, बहुत अच्छा होगा रीढ़ के लिए, कमर के लिए। ऐसे पीछे की ओर उठा के रखें। रिलैक्स, मकरासन में कुछ देर के लिए विश्राम करें। धीरे से करवट लेकर हम पीठ के बल लेटेंगे। और एक दो अभ्यास जो आपके रीढ़ के लिए, कमर के लिए बहुत लाभकारी हैं, चाहे स्लिप डिस्क की समस्या भी हो तो उसके लिए भी बहुत लाभकारी हैं। मोड़ेंगे दोनों पैरों को ऐसे, कटी उत्तान आसन। क्या करना है, दूर से देखने में पता नहीं चलेगा कि आसन हो रहा है। श्वास अंदर भरेंगे और ये जो कमर वाला हिस्सा है जहां पर रीढ़ थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, इसको ऊपर की ओर उठाना है, खींच के रखना है। देखिए, अब दूर से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब हम यहां से हाथ डालेंगे तो नीचे हाथ चला जाएगा, गैप, यहां पर गैप हो गया है। हिप्स को नहीं उठाना है, कंधे पीठ नहीं उठाना है, केवल इस हिस्से को ऊपर की ओर खींच के रखना है ताकि यहां पर गैप हो जाए। और ऐसे रुकने का अभ्यास करना है। आप कुछ देर रोकेंगे तो यहाँ पर खिंचा होगा, कुछ दर्द होने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए इसको नीचे लगाएं और जमीन पर चिपका दें। अब आप हथेली डालोगे तो नहीं जाएगा हाथ यहाँ। अब ये हिस्सा, ये रीढ़ का हिस्सा, इसको जमीन पर टच कर लीजिए, दबा दीजिए नीचे की ओर। फिर से श्वास अंदर भरें, खींचे ऊपर की ओर ऐसे, और खींच के रखें, ऐसे खींच के रखना है, रुके रहना है। श्वास बाहर, नीचे लेके आए। यह कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कटी। अब इसके आप, अभी मैं केवल इतना ही सिखा रहा हूं, केवल आप लोग इसको सीख करके बार बार अपने घर में करें। दूसरा अभ्यास मरकटासन, बहुत जबरदस्त अभ्यास है कमर के लिए, रीढ़ के लिए, स्लिप डिस्क के लिए भी। दोनों हाथों को ऐसे दाएं बाएं फैला देना है, ऐसे पैर के पंजे घुटने मिला लेने हैं और श्वास अंदर भरिए, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने दाईं ओर रख ले जमीन पर। दाहिना घुटना जमीन पर है और बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर है और बायां पंजा दाएं पैर के पंजे के ऊपर है और गर्दन बाईं ओर, कमर से ऊपर के हिस्से को बाईं ओर मोड़ के रखना है। अब जब ऐसी स्थिति में हम आते हैं, यहां पर खिंचाव आएगा कमर में, रीढ़ थोड़ा ऐसे मुड़ रहा है, इस पैर में भी खिंचाव आएगा। बहुत सरल आसन है और बहुत लाभकारी है कमर के लिए, रीढ़ के लिए। जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या रहती है, इस अभ्यास को करें, तुरंत लाभ देने वाला आसन है मरकट आसन। ऐसे रुकना है, धीरे से आए, बीच में श्वास अंदर और श्वास बाहर छोड़ते हुए अब घुटने इस तरीके से बाईं ओर,
घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, गर्दन बाईं ओर दाहिनी ओर। अब कमर में खिंचाव को महसूस करते रहे, श्वास को सामान्य चलने दें। यह है मर्कटासन का पहला पोज। जिनके कमर में दर्द है तो उनको इस समय दर्द होगा, थोड़ा बहुत दर्द होने दें, लेकिन बहुत अधिक देर तक ना रुके, अपनी क्षमता के अनुसार रुके, जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे से आए बीच में। इस अभ्यास को 4-5 बार रिपीट करना है। उसके बाद दूसरा पोज मर्कटासन का, पैरों में फासला करें, घुटनों में भी फासला हो जाएगा। और अब दाहिना घुटना जमीन पर, और अब ये बायां घुटना दाहिने पैर के पंजे को छुएगा, दाएं पैर के टखने में, तलवे में टच करेगा बायां घुटना, और सिर बाईं ओर। अब खिंचाव कुछ ज्यादा होगा कमर में। ये दूसरा पोज है मर्कटासन का, बहुत लाभकारी है कमर के लिए। इस आसन को 5-5 मिनट का समय दें। जिस एक दो बहनों ने जिन्होंने पूछा था कमर के लिए, आप लोग इस आसन को समय दें 5-5 मिनट कम से कम। रुकें जितनी देर आपसे रुका जा सकता है, फिर वापस आए, फिर दोबारा करें, तीसरी बार करें, ऐसे बार बार करें, आराम आराम से करें। अब आपको हो सकता है, जैसे आप अब बाईं ओर किया हमने, घुटना बाईं ओर, अब दाएं घुटना आपका, अगर आपका यहां टच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना करिए, और ऊपर का हिस्सा दाहिनी ओर मोड़िए, लेकिन ठहरना है, अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, और फिर इसको रिपीट करना है बार बार। यह है मर्कटासन का दूसरा पोज। रिलैक्स, सीधे करें दोनों पैर। एक आसन और आपने करना चाहिए, एक पाद उत्तान आसन। हमने परसों बताया था कि यदि आपको पाचन संस्थान की दिक्कत है, कब्ज है, नाभि डिगी हुई है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को हमने इतना उठाया 30 डिग्री में, और आगे की ओर खींच करके ऐसे होल्ड किया, रुकना है। यदि आपको कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, साइटिका पेन है, तो आपने एक ही पैर उठाना है। ऐसे एक पैर को उठा के रखिए खींच के, और ऐसे रुके रहना है। यह भी बहुत लाभकारी होगा साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, कमर के लिए। ये ध्यान रखें, केवल एक पैर उठाना है, दोनों को नहीं उठाना है। ऐसे धीरे से नीचे, और फिर ऐसे ही दूसरी ओर से करें। ये कुछ अभ्यास मैंने बता दिए हैं आज, जिनको कमर, स्लिप डिस्क, साइटिका आदि की समस्या है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ग्रुप में आई नहीं थी, एक दो इसी से रिलेटेड थी, तो मैंने आज बता दिए। तो ये अभ्यास करेंगे। तो आज आसन इतने ही, बहुत अब समय नहीं है ज्यादा। अब अंत में शवासन में विश्राम करेंगे। जब आप आसनों का अभ्यास कर लेते हैं तो 5 मिनट शवासन के लिए, 2 से 5 मिनट शवासन के लिए जरूर निकालें, जिसमें आपने पैरों में थोड़ा फासला कर देना है, पंजे बाहर की ओर लटके हुए हों, दोनों हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर ऊपर की ओर रहें, उंगलियां थोड़ा मुड़ी हुई और ढीली, आंखों को हल्के से बंद करना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। शरीर ढीला छोड़ना है, एक एक मांसपेशी को, शरीर के एक एक जोड़ को, एक एक अंग को शिथिल छोड़ते जाना है। केवल संकल्प से ध्यान ले जाना है एक एक अंग पर, और उसको रिलैक्स छोड़ते जाना है।
कुछ देर विश्राम के बाद जब आपको लगता है कि शरीर को पूरा विश्राम मिल चुका है, थकान दूर हो चुकी है, तब तक हमने विश्राम करना चाहिए शवासन में। उसके बाद हाथ पैरों के उंगलियों को थोड़ा हिलाएं, पास में लेके आएं, पैरों को, हथेलियों को रब करें और आंखों के ऊपर कप शेप पर रखें। आंखें खोले बंद करें, खोलें, हथेलियां हटाएं और धीरे से करवट लेके बैठें। तो ये तो कुछ आसनों का अभ्यास किया थोड़े बहुत, क्योंकि समय कम है। आज आपको एक विशेष अभ्यास, विशेष उद्बोधन आज मिलने वाला है पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी का। वो भी कुछ ज्वाइन करेंगे और आपको आज पता चलेगा कि वास्तव में हमारा जो प्राचीन पुरातन संस्कृति, जब से हमारा ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ की प्रक्रिया को आरंभ किया, क्या उसके वैज्ञानिक पहलू हैं, क्या तथ्य हैं, कैसे एक एक रोग में वो लाभ पहुंचा सकता है, इस पूरे विषय पर आज प्रकाश डालेंगे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज। अभी शायद कुछ देर में वो ज्वाइन करेंगे। उनका समय क्या है आदरणीय मेहता जी, अगर सुन रहे हैं तो बताइएगा किस समय, मैं कुछ समय, कितना समय मुझे लेना है अभी? सर 6:15 के बाद ही आई हूँ। जी, मैं 15 मिनट कुछ समय आपको, क्योंकि आप और चीज तो रोज करते ही हैं, कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं उस पर आज आपको उस चर्चा करता हूं उस विषय पर। ध्यान से कुछ बिंदु को आप नोट करिए और उसका पालन करेंगे अगर दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, इस विषय पर हम विचार नहीं करते हैं कि हम बीमार होते क्यों हैं, रोगी क्यों होते हैं, क्या है रोग का कारण, इसको समझते नहीं है। उल्टी सीधी दिनचर्या रहती है और हम अपने भीतर सारे जो विषाणु हैं, जो गंदगी है, उसको जमा करते रहते हैं, विष जमा करते रहते हैं अपने भीतर। और शरीर के भीतर विष का जमा होना, गंदगी का जमा होना, यही सभी बीमारियों का कारण होता है। शरीर के भीतर जो गंदगी जमा होती है उसका प्रमुख कारण होता है हमारी ठीक तरीके से आहारचर्या का पालन ना करना। पहला बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, क्योंकि इतना विस्तार से तो समय नहीं है कि मैं आपको एक एक बिंदु को डिटेल से बताऊं, लेकिन एक हिंट आपको मैं दे रहा हूं कि हमारा आहार ऐसा है, हो गया है कि जो हमें बीमार कर रहा है, जबकि आहार ऐसा होना चाहिए जो शरीर के लिए औषधि का काम करे, शरीर को स्वास्थ्य दे, शरीर को ताकत दे, ऊर्जा दे, और दूसरा काम शरीर से जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम भी करे। ऐसा आहार हमने लेना चाहिए। हम में से 99% लोगों को यह जानकारी नहीं रहती है कि कौन सा आहार मेरे शरीर के लिए हितकारी है, कौन सा अहितकारी है। जैसा एक परिपाटी चली आ रही है, लोगों ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया कि ये खाओ तो इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, बस उन्हें ताकत चाहिए। ताकत देने वाली चीज आप ये नहीं हम महसूस कर पाते, ये हमें ज्ञान नहीं है कि जिसको हम ताकत देने वाली चीज समझ करके खा रहे हैं, ऊर्जा देगा ये चीज, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के भीतर गंदगी कितनी जमा कर रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। और आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे आंतों में गंदगी जमा होती है, सड़ता है, और वो कई प्रकार की बीमारियों को हमारे भीतर जन्म देता है। तो इस चीज को आप ध्यान दे लीजिए कि जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो मेरे शरीर के अनुकूल है या नहीं है। इतना भी अगर आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपके आहार में परिवर्तन होने लगेगा और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। दवा खा के कभी किसी बीमारी का अंत नहीं होता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। इतनी दवाइयां लोग खा रहे हैं, आप आजकल लाइफ स्टाइल डिजीजेज इतनी हो गई हैं, क्या किसी दवा से आज तक शुगर का इलाज हुआ, बीपी का इलाज हुआ, किसी भी बीमारी का इलाज हुआ क्या? कभी नहीं होता है। वो दवा उस बीमारी को दबा देगी। दवा रोग को दबाती है, रोग को मूल खत्म नहीं करती, रोग के कारण को समाप्त नहीं करती। रोग का जो प्रमुख कारण है उसको अगर हम दूर नहीं करेंगे तो हमारा रोग दूर नहीं हो सकता। मैंने कहा प्रमुख कारण होता है रोग का शरीर के भीतर स्थित विजातीय द्रव्य, विष,
गंदगी, उसको हम साफ करना सीख लेंगे तो हमारे रोग अपने आप दूर होने लगेंगे। तो हमारा आहार ऐसा हो जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ शरीर के भीतर की सफाई भी करने वाला हो। अब कैसा आहार होना चाहिए बड़ा लंबा विषय है, कभी इस पर विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों के पास समय हो तो पूरा 2 घंटे का समय इसी के लिए चाहिए, हमारी आहारचर्या के लिए। लेकिन आज मैं संक्षेप में इतना समझा देता हूं आपको कि जो लोग बीमार हैं विशेष रूप से, और जो नहीं भी हैं, तो एक निर्धारित आहार शास्त्रियों ने, हमारे सभी डॉक्टर्स भी इस बात को कहेंगे कि हमने अपने दैनिक आहार में 20% से अधिक एसिडिक आहार नहीं लेना चाहिए, 80% एल्कलाइन भोजन होना चाहिए। लेकिन हमें एक तो मालूम नहीं है क्या एल्कलाइन है क्या एसिडिक है, इसलिए खाते रहते हैं। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्षारीय आहार कौन सा है, अम्लीय आहार कौन सा है, ताकि हम उसका चयन कर सकें और अम्लीय आहार को 20% से अधिक ना बढ़ने दें। इस विषय को आप विस्तार से अगर समझना चाहते हैं तो मेरे सारे आहार से संबंध में, स्वास्थ्य से संबंध में सारे वीडियोज में अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करते रहता हूं। आप आरोग्य गुरु सर्च कीजिए यूट्यूब में, मैं उसमें आ जाऊंगा और सब प्रकार के आपको उसमें वीडियोज मिल जाएंगे। आरोग्य गुरु चैनल मेरा चलता है, तो उसमें आप सर्च कीजिए कि एल्कलाइन और एसिडिक भोजन क्या होता है, तो वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में इतना आपको बताना चाहता हूं, यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने दैनिक आहार में 80% कम से कम एल्कलाइन भोजन को प्रयोग करें। और यदि आप रोगी हैं, बीमार हो गए हैं अधिक, तो आप एसिडिक खाना बिल्कुल बंद कर दें। स्वस्थ व्यक्ति तो 20% ले सकता है एसिडिक भोजन, लेकिन जो बीमार है उसने एसिडिक भोजन बिल्कुल बंद कर देना है, ताकि आपके भीतर की ठीक से सफाई होते रहे। एसिड एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सभी प्रकार के रोगों का। हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, उस रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वह 7.4 होती है, और 7 से अधिक पीएच वैल्यू का जो आहार है वो एल्कलाइन होता है। तो हमने ऐसा भोजन लेना है जिसकी पीएच वैल्यू 7, 7.5 से ऊपर होती है, और जिसकी जितना कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा और उतनी ज्यादा शरीर में गंदगी को पैदा करेगा, हमें बीमार करने का काम करेगा। तो पहला बिंदु तो ये हो गया कि हम अपना आहार का ध्यान रखें। एक चीज और शॉर्ट में बता दूं कि आप लोग कहेंगे कि भाई केवल प्रश्न छोड़ दिया कि आप पता करो कि कौन सा एसिडिक है कौन सा एल्कलाइन है। तो संक्षेप में केवल इतना मैं बता दूं, अभी अपने दैनिक जीवन में जितना अधिक हो सकता है उतना प्राकृतिक आहार का सेवन अवश्य करें। प्राकृतिक आहार का मतलब जैसे प्रकृति हमको देती है उसको उसी रूप में ग्रहण करना। जैसे फल है, फलों को पकाने की आवश्यकता नहीं होती है अग्नि में, फल हमें मिलता है प्रकृति से, उसको उसी रूप में हम खा लें। वो आपको फल क्या होगा, वो भीतर की सफाई भी करेंगे, आपको ऊर्जा भी देंगे। दूसरा, कच्ची साग सब्जियां जितनी आप खा सकते हैं, यानी कच्चा आहार कुछ न कुछ अवश्य खाना है। मैं तो ये कहूंगा एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हमने अपने पूरे आहार का 75% से लेकर 70% लगभग 70 से 75% केवल फल और सब्जियों को देना चाहिए, और केवल 30% वो अनाज आदि को देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे भीतर की शरीर की सफाई होगी और हम बीमारियों से बच पाएंगे। पहली चीज तो ये है। ये बड़ा विषय है, इसलिए अभी यहां पर इसको मैं समाप्त कर रहा हूं। दूसरा प्रमुख विषय है जो मैं लेना चाहूंगा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। खाने के बहुत शौकीन होते हैं हम लोग, लेकिन कभी भूखा रहने के बारे में नहीं सोचते। मैं आपको बताऊं, शरीर के भीतर की सफाई भूखे रहने से होती है। खाने से आपको ऊर्जा जरूर मिलेगी, लेकिन खाने से आपके भीतर की गंदगी कभी साफ नहीं हो सकती है और जमा होगी। यदि हम कभी कभी साप्ताहिक, एक सप्ताह में एक बार, महीने में 2 बार, महीने में 1 बार भी कम से कम 1 दिन के लिए हम उपवास करते हैं। उपवास बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति भी है। उपासना पद्धति के साथ साथ एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति भी है उपवास। हमने अपने जीवन में उपवास को भी अपनाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के भीतर की सफाई भी होती रहे, गंदगी साफ होती रहे। कम से कम
और उपवास का मतलब ये समझ लीजिए, उपवास का मतलब पूर्ण उपवास, और पूर्ण उपवास का मतलब केवल जल का सेवन। यदि आप एक दिन पूरे जल का सेवन करते हैं तो वह होता है पूर्ण उपवास, वही सबसे अधिक लाभकारी होता है। जो वो इस उपवास को नहीं कर सकते हैं फिर वो फलोपवास कर सकते हैं, जिसमें केवल फलों का सेवन करना है, पकी हुई चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, वह है उपवास। और उपवास को की एक विधि और आपको बता दूं, जो लोग पूर्ण उपवास नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत सही तरीका है, आजकल इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी हो गई है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि एक दिन में यदि आप 16 घंटा भूखे रहते हैं, 16 घंटा यदि केवल पानी पीते हैं, तो बहुत बड़ा चिकित्सकीय लाभ इसके हैं, शरीर को बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाला होता है यह उपवास। यह भी एक प्रकार का उपवास होता है। और हमारे यहाँ तो बहुत प्राचीन काल से प्रातःकालीन उपवास के नाम से उपवास चलता है। यदि शाम का भोजन आप 7 बजे ले लेते हैं और अगले दिन आप 11 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं तो बहुत आसान है। शाम को 7 बजे खाना खा लिया और अगले दिन हमने 11 बजे खाया सुबह, तो 16 घंटे का गैप हो रहा है। यह 16 घंटे का गैप, इसमें आपने केवल पानी लिया है। यह बहुत अच्छा तरीका है शरीर को सफाई करने का, शरीर में उपवास के पूरे लाभ प्रदान करने का। दूसरा बिंदु हो गया उपवास। तीसरा विषय है, शरीर की बाहरी सफाई हम बहुत करते हैं लेकिन शरीर भीतर से कैसे साफ हो इस विषय में विचार नहीं करते। शरीर के भीतर की सफाई होनी चाहिए, बाहर कम होगा तो चलेगा, शरीर भीतर से साफ होगा तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। और शरीर को भीतर से साफ करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला आहार होता है, जिसमें मैंने आपको बताया प्राकृतिक आहार लेंगे, फल लेंगे तो शरीर के भीतर की सफाई होगी, उपवास करेंगे तो शरीर के भीतर की सफाई होगी। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, योग में षटकर्म की प्रक्रिया है। धौती, नेति तथा बस्ती, त्राटकम, नौलिकम तथा और कपाल भातिस्तेतानि षटकर्माणि समाचरेत्। इन 6 कर्मों का, इनका अगर हम अभ्यास करते हैं, इनसे तो शरीर के सारे टॉक्सिन, सारी गंदगी शरीर से बाहर निकलती है और शरीर की सफाई होती है। अब इनमें से सब कुछ आप नहीं कर पाते हैं, जो आप घर में रह के कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि अपच हो रही है, एसिडिटी हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, कई बार ऐसा लगता है, हम सुबह सुबह क्या करें, गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नमक डालें, थोड़ा नींबू की बूंदें डालें, नींबू निचोड़ें, और उस पानी को इस तरीके से बैठ के उकड़ू बैठ करके पी लें। कितना पीना है, जितना अधिकतम आपसे पिया जा सकता है, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, जितना पी सकते हैं। और पीने के बाद हम खड़े हुए ऐसे और एक हाथ रखें ऐसे पीठ में, पेट में ऐसे दबाएं, उंगलियों को बार बार अपने जीवा के मूल पर लगाएं। जो पानी आपने पिया है उस पानी को उलटते रहें, उल्टी कर देना है, पानी पीने के बाद उल्टी कर देना है। आप देखेंगे कुछ देर में, मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिक चीज बता रहा हूं, कभी आप करके देखिए। अगर आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है, रात में हम लोग पार्टी में खाना खा लेते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तो अगले दिन सिर में दर्द होने लगेगा, जी मिचलाएगा, खट्टे डकार आएंगे, एसिडिटी होगी, तो आपने दवा नहीं खानी है। दवा खाएंगे जो आपके आमाशय में कल का खाना, गंदगी जो पड़ी है वो वैसी ही रहेगी, वो और भी विकार पैदा करेगी। इसलिए आपने क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा जैसे मैंने भी बताया, इसको बोलते हैं वमन क्रिया। इन क्रियाओं से हमने भीतर की सफाई करनी है, दवा न करके हमने प्राकृतिक तरीके से भीतर की गंदगी को बाहर फेंकना है, तो ही आप स्वस्थ हो पाएंगे। दूसरा तरीका आप जो घर में कर सकते हैं वो है जल नेति या रबर नेति। नेति क्रिया से भी कफ दोष बाहर निकलते हैं, सारा कफ निकलता है। इस एरिया में बहुत सारा हमें मालूम भी नहीं रहता कि कितना कफ अंदर जमा है, तो हम कभी बाद में हमें समय मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे आपको ये सारी चीजें। अभी यहाँ पर समय भी नहीं होता, उसमें बाहर जाना होता है। हम जल नेति का और रबर नेति, इससे हम अपने इस ऊपर जो शीर्ष प्रदेश है यहाँ के कफ को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यह भी हमने समय समय पर करते रहना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत कठिन चीज नहीं है, 1-2 बार आप सीख लेंगे तो आराम से कर सकते हैं, ताकि हम कफ दोषों को बाहर निकाल सकें। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, षटकर्म में बस्ती का प्रयोग, एनीमा का प्रयोग कर सकते हैं, जल का एनीमा, प्राकृतिक एनीमा। ऐसा एनीमा नहीं जैसे आजकल डॉक्टर लोग देते हैं। एक पॉट आता है एनीमा का पॉट,
उस पॉट में पानी भर करके अपने बड़ी आंत में गुदा के द्वार से उस पानी को अंदर लेना है, और जब अंदर भर जाता है उसका एक प्रोसेस होता है, और अंदर उसके बाद हम टॉयलेट जा करके बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से हमारे बड़े आंत की सफाई होती है। ये भी एक सफाई का तरीका होता है। और फिर एक बहुत अच्छा तरीका होता है शंख प्रक्षालन। बड़े आंत की सफाई एनिमा से तो हम बड़े आंत की सफाई करेंगे, बस्ती क्रिया से। वमन क्रिया से हम अपने आमाशय की सफाई करेंगे। नेति क्रिया से हम अपने शीर्ष प्रदेश के कफ की सफाई करेंगे। और पूरे आहार नाल की अगर हमने सफाई करनी है तो उसके लिए हमने शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया करनी चाहिए। शंख प्रक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये भी एक बड़ा विषय है। क्या होता है शंख प्रक्षालन? ये सारी चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं, ये सब कुछ आपको आरोग्य गुरु चैनल में मिल जाएंगे। आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, एक एक चीज मिल जाएगी। शंख प्रक्षालन मिल जाएगा, जल नीति मिलेगी, सूत्र नीति मिलेगी, वमन क्रिया मिलेगी, कपाल भाती के अलग अलग प्रकार होते हैं वो मिलेंगे, और बस्ती क्रिया सब कुछ मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया भी, जिसमें हम प्राकृतिक तरीके से पानी पिला करके कुछ 5 आसनों का प्रयोग करके पूरे आहार नाल की सफाई करवा देते हैं। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरी सफाई हो जाती है। मतलब आंतें ऐसी बन जाती हैं कि अंदर का सारा मल बाहर निकल जाता है, केवल प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी दवाओं के सेवन। तो मेरा मतलब है, तीसरा बिंदु मैंने कहा शरीर को भीतर से साफ करना है। और चौथा जो प्रमुख बिंदु है वह है, बहुत बड़ा कारण है रोगी होने का, वह है शारीरिक निष्क्रियता, आलस्य। कुछ न कुछ लगभग 1-1.5 घंटा नियमित रूप से हमने शारीरिक श्रम जरूर करना है। जिसकी जो रुचि होती है वो करे। और योगाभ्यास से बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। आसनों का अभ्यास, और अगर जो नहीं करते हैं तो कुछ भी करें, शारीरिक श्रम होना जरूरी है। कुछ देर शरीर से पसीना निकालना जरूरी है। कुछ रोजाना कुछ समय ऐसा इतना अवश्य हो कि हम थोड़ा पसीना निकलने लग जाए, तो शारीरिक श्रम भी बहुत आवश्यक होता है। और इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, 5वां बिंदु, वह है नियमित रूप से। ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं जो अभी प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे ये रोग है, मुझे वो रोग। बहुत लोग हम में से ऐसे होते हैं जो कभी पेड़ पौधों के पास नहीं जाते, शहरों की गंदी वायु को बार बार सेवन करते हैं। जब भी आपको समय मिलता है, पेड़ पौधों के पास जाने का प्रयास करें, ताजी हवा लेने का प्रयास करें। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज ये है, हम कभी सूर्य की रोशनी में रहते नहीं है, बहुत लोग सेवन नहीं करते हैं सूर्य की किरणों का। सूर्य स्नान जरूर करना चाहिए। कुछ समय 20 मिनट से 30 मिनट नियमित अगर हम सूर्य की किरणों का अपनी त्वचा में सेवन करते हैं, डायरेक्ट सूर्य की किरणें हमारे स्किन पर पड़े, जितना अधिकतम हम अपने स्किन में ले सकते हैं सूर्य की किरणों को सुबह के समय, अगर यह काम भी हम करते हैं, यह भी बहुत लाभकारी होता है हमारे शरीर के लिए, कई रोगों को दूर करने वाला होता है। और एक इससे और जो छठा बिंदु है वह है, प्रतिदिन हम जितना भी अभ्यास करते हैं, दैनिक अभ्यास, प्राणायाम करते हैं, एक चीज नियमित रूप से अवश्य करें, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, डीप यौगिक ब्रीदिंग। कैसे होनी चाहिए डीप ब्रीदिंग, इसके संबंध में भी आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कितने प्रकार की ब्रीदिंग होती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग और डीप यौगिक ब्रीदिंग, ये 4 प्रकार की ब्रीदिंग होती है। हम ठीक तरीके से हमें श्वास लेना आ जाए और लंबी गहरी श्वास लेना, कम से कम 5-10 मिनट रोजाना हम ऐसा करें, जिसमें बहुत धीमी, बहुत लंबी और बहुत गहरी श्वास लें। धीमी, लंबी, गहरी श्वास लेने का अभ्यास अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो यह कई प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता है, आयुष्य को बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि आपने रिसर्च पर देखा है कि जो प्राणी जितनी अधिक गहरी श्वास लेते हैं, जितनी कम श्वास लेते हैं, उतना जीवन लंबा होता है, जीवन भी लंबा होता है। और दीर्घ श्वसन से एक चीज मैं और आपको बताऊं, जिनको शरीर में दर्द की समस्या है, ये गहरी लंबी श्वास, दीर्घ श्वसन, इससे शरीर में उस हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो शरीर में पेन किलर का काम करता है, उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। शरीर में दर्द, कई लोगों को दर्द कम महसूस होता है क्योंकि उनके अंदर वो उस हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होता है। जब हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं तो हमारे हार्मोन ऐसे हो जाते हैं कि हमें एकदम से दर्द का अनुभव नहीं होता है, कम होता है।
तो दीर्घ श्वसन के बहुत बड़े लाभ हैं। नियमित रूप से इसको अपने जीवन में अपनाएं। और अंतिम एक बिंदु और मैं आपको कहूंगा अंत में, 7वां बिंदु जो प्रमुख है। इन 7 बिंदु को आपने, मुझे लगता है कि नोट कर लिया होगा, और आपके यहाँ तो कुछ भाई बहन बहुत अच्छा आख्या लिखते हैं, एक एक बिंदु को नोट करते हैं उसमें। आज के ये 7 बिंदु भी आपकी इस आख्या में आने चाहिए। कि 7वां जो प्रमुख बिंदु है वह है कुछ समय स्वयं के लिए देना। स्वयं के लिए समय कब मिलता है? स्वयं का मतलब मैं का मतलब ये शरीर नहीं, वास्तव में जो मैं है, अपने से, स्वयं से जुड़ने का अभ्यास नियमित रूप से 5-10 मिनट ऐसा जरूर रखें दिन में, सुबह के समय, शाम के समय, जब आपका अवसर मिलता है, जब सारी पूरी दुनियादारी को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके केवल अपने को समझने का प्रयास, अर्थात मन को एक स्थान पर केंद्रित करने का प्रयास, सारे विचारों से मुक्त होने का प्रयास, ध्यान की प्रक्रिया, इसको हम कुछ देर अगर अपनाते हैं अपने जीवन में, ये 7 बिंदु जिनको आज मैंने आपके सामने चर्चा की है, ये ऐसे बिंदु हैं, यदि हम नियमित रूप से इनका पालन करते हैं, आप देखेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ तो होंगे ही, और आध्यात्मिक स्तर पर भी हम उन्नत होने लगेंगे, और सारे रोगों से निकल करके हम धीरे धीरे, हमें लगने लगेगा कि हमारा जीवन वो ऊपर की ओर उठ रहा है, दैवी होने जा रहा है। तो आज का समय पूरा हो चुका। मुझे लगता है आज पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज भी जुड़ चुके होंगे। अब उनको हम सुनते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मुझे आपने बहुत देर तक सुना भी और मेरे साथ अभ्यास भी किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी अगर जुड़ गए हैं, उनको भी मेरा सादर नमन, प्रणाम। ओम। प्रणाम सर। ओम। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत ही बहुमूल्य समय में से अपना समय निकाल कर यह सत्र संचालित किया और महत्वपूर्ण जानकारियां हमको दी।